नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज बटे, दोनों जजों ने दिया अलग अलग फैसला। चीफ जस्टिस बनाएंगे बड़ी बेंच। वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। बैंकिंग, रियलिटी, आईटी शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 391 और निफ्टी 109 अंक गिरे। 2030 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में गति शक्ति से मिलेगी मदद। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पीयूष गोयल बोले, गति शक्ति से सालाना 10 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक कॉस्ट बेचेगी। अब 5 घंटे में दिल्ली से पूरा होगा हिमाचल का सफर। पीएम मोदी ने ऊना टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। आईआईटी ऊना समेत कई और विकास योजनाओं की सौगात। केजरीवाल सरकार पर एनजीटी ने लगाया 900 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। कचरे के निपटारे में नाकामी पर कार्रवाई। कहा, जनता की सेहत को नुकसान पहुंचा। और 7वीं बार महिला एशिया कप जीतने से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। सेमीफाइनल में थाईलैंड को 74 रनों से हराया। 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला। और खबरों की शुरुआत करेंगे कर्नाटक हिजाब विवाद से, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएंगे। आज 2 जजों की बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट यानी कि बटा हुआ फैसला एक तरीके से सुनाया। बेंच के दोनों जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया ने मामले पर अलग अलग राय दी है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, तो वहीं दूसरी जज सुधांशु धुलिया ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्प्लिट जजमेंट आया है, इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो विजय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है, और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही वो सारे एसएलपीज को अलाउ किया है। और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 391 पॉइंट गिरकर 57,235 पर बंद हुआ और निफ्टी 109 पॉइंट गिरकर 17,014 पर बंद हुआ। तो वहीं एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में दबाव देखा गया। फार्मा, मेटल शेयरों में हल्की बढ़त आज रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ हैं यतिन मोता उनसे। यतिन, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ रहे मार्केट के हाईलाइट्स आज। तो देखिए, आज अगर बाजार के सेटअप की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से ये काफी वीक चल रहा है, और आज भी अगर हम देखें तो 17,000 के आसपास का क्लोज आपको निफ्टी पे आता हुआ दिखाई दिया। सेक्टर्स में अगर हम देखें तो केवल फार्मा और मेटल, ये दोनों ही सेक्टर्स में हल्की फुल्की बाइंग दिखी। बाकी सभी के सभी सेक्टर्स में आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी, खास करके ऑटो, एफएमसीजी और बैंक शेयर्स में। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1:2 के आसपास रहा, यानी 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स थे। और जो आज यूएस में महंगाई दर आने वाली, यानी इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आने वाले हैं, उस पर पैनी नजर रहेगी, क्योंकि वो एक फैक्टर है जहां मार्केट का फोकस है, क्योंकि वही तय करेगा कि यहां से आगे यूएस फेडरल रिजर्व किस हिसाब से ब्याज दरें फिक्स करता है। तो आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके आने के पहले पहले बाजार में थोड़ा बहुत मंदी का माहौल रहा।
जी, इसके अलावा आज के कारोबार में किन सेक्टर्स में तेजी और कहाँ मंदी देखने को मिली? देखिए, आज जो स्टॉक्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो निफ्टी की जो चुनिंदा कंपनी है यहाँ तेजी दिखने को मिली, खास करके HCL टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि उन्होंने नतीजों में अपना गाइडेंस बढ़ाया। स्टॉक 3% ऊपर था। इसके अलावा सन फार्मा, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में आपको लगभग 1-1.25% के आसपास की इंट्राडे तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे विप्रो था, क्योंकि विप्रो के नतीजे कमजोर भी आए और गाइडेंस में भी इन्होंने थोड़े बहुत बदलाव नीचे की तरफ किए। स्टॉक लगभग 8% नीचे इंट्राडे में बंद होता हुआ आपको दिखाई दिया। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, SBI, L&T जैसे शेयर्स में ऊपर के लेवल्स पे आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी। स्टॉक्स लगभग 2-2% नीचे बंद आते हुए नजर आए। गेनिंग साइड पे आपको रेलवे की इकाई रेट्स यहाँ 11% ऊपर दिखाई देगा। लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने आज जीता। उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम था। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और रेलीगेयर जैसे शेयर्स में आप खरीदारी का मूड माहौल बनते हुए देखें। अगर हम लूजिंग एंड पे बात करें तो जोमेटो जैसे स्टॉक्स में प्रेशर था। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स, इंडियन होटल्स, JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी आपको ऊपर के लेवल से 4-5% की बिकवाली आती हुई दिखाई दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, और लेकिन बाजार की इस उठापटक के बीच अगर आप मौके की तलाश में हैं तो ऑटो मिड कैप आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी मानते हैं कि कुछ रिस्क तो रहेगा, लेकिन बिना रिस्क के वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। हमारे फेस्टिव स्पेशल शो दिवाली से दिवाली में उनसे खास बातचीत का ये हिस्सा आप सुनिए। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं बसंत सर जहाँ पे बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे एक ऑटो सेक्टर है, अब वो इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं, नई बैटरी भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है उस सेक्टर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पुराने वाले प्लेयर्स हैं उसमें से आप देखिए हीरो मोटर ने अब वो अपनी विडा करके लॉन्च की, TVS भी एक ले आए, थोड़ा सा लेट हो गई है, उससे पहले कुछ अनलिस्टेड वाले बड़े प्लेयर्स आ गए। ये पूरा सेक्टर आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ऑटो में मुझे एक ही स्टॉक अच्छा लगता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टॉक है, जिसका इंडिया से ज्यादा नाता नहीं है। वो चाइना में ज्यादा बेचती है क्योंकि चाइना में 3-4% GDP ग्रोथ है, उसके हर महीने उसके नंबर आते हैं, लोग उसकी पिटाई करते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं। लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू है, आप जाके उसका प्रेजेंटेशन पढ़ें। पहले वो कहती थी मैं 6 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा, अब वो कहती है मैं 4 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा। तो वही फर्क है ऑटो में। मुझे लगता है कि आपको ऑटो में लेना है तो आपको 5 साल 10 साल का व्यू से लेना है। आप अगर आज के दिन गाड़ी लेंगे, अगर आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो आप क्या इलेक्ट्रिक लेंगे कि डीजल वाली लेना पसंद करेंगे? नॉर्मली आप बोलेंगे वेट करते हैं यार, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाई एंड में तो इलेक्ट्रिक पूरा मार्केट खा जाएगा अगले 3-4-5 साल तक। तो आपको एज ए कंज्यूमर सोचना है, इवन वाइल यू आर एन इन्वेस्टर। तो उस ढंग से मुझे लगता है एक ही कंपनी, जो भी कंपनी ऑटो में जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हो तो ज्यादा अच्छा है। और वर्ल्ड टेस्टेड टेक्नोलॉजी तो एक ही के पास है, बाकी तो स्टार्ट कर रहे हैं। बसंत जी, चूंकि हम लोग अब काफी करीब पहुंच रहे हैं उस तरीके, तो जो ये पूरा एक हम लोग एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक अपने दर्शकों को एनरिच करना चाहते हैं, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में रखना चाहें कि एक दो थीम, एक दो आइडियाज जो इस समय आपके दिल के करीब जिनको आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। मुझे लगता है अगर आपको रिस्क वाला स्टॉक लेना है तो मिड कैप IT में रिस्क है, लेकिन मेजर पैसा वहां बनेगा। आपका $78 का 82 हाफ हो गया। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ रहा है, तब तो आप सारे शेयर भी बेच दें, IT हो या सीमेंट हो, सब बेच के आराम से भगवान का नाम लें, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोच रहे हैं कि 3 से 4 से 6 महीने का प्रॉब्लम है, तो आपको मिड कैप IT में चुनिंदा शेयर अभी कोई भी आप लेंगे, वो मुझे लगता है वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आपको 82 हाफ का डॉलर मिल रहा है, जो पहले आपको 78-75 का मिलता था। उस ढंग से अगर आपको स्टेडी ग्रोथ देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मीडिया कंपनी की बात की आपके साथ अभी, वो एक FMCG ही समझ लीजिए, कंज्यूमर ही है, मीडिया तो कंज्यूमर है। अगर जनरल एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं तो एक कंपनी होगी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फॉर एग्जांपल, वो एक अच्छी कंपनी है। तो इस ढंग से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, फिर अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो जो स्टैंडर्ड आइटम्स है वही लेने हैं, तो स्टैंडर्ड आइटम्स में रिटर्न भी स्टैंडर्ड बनेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना है तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा।
और अब बात पीएम गति शक्ति योजना की, जिससे लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने में मदद मिलेगी। दरअसल ये कहना केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल का है, जिन्होंने हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस योजना से सालाना करीब 10 लाख करोड़ की बचत होगी, जिससे वो कॉस्ट कम होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति के लॉन्च हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान क्या अचीवमेंट इस प्रोजेक्ट ने किया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी। सर, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से कल्पना थी, अवधारणा थी, जमीन पे उतरा और क्या इस वक्त हमारे देखें तो इस को लेकर अचीवमेंट हमने हासिल किया है? मैं समझता हूँ जरूर एक इंस्पिरेशनल विजन को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की और जो आज 1 वर्ष पूरे होने पे इसके जो आउटकम्स, इसके बारे में जो आज चर्चा में भी लोगों ने कहा, क्या क्या लाभ लोगों ने लिए हैं, कैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में इससे कई ऐसी चीज़ें हैं जो 2-2 साल लगती थी, जो 1-1, 2-2 दिन में पूरी की गई हैं, जो उदाहरण लोगों ने शेयर किए और जो अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, नए नए सेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये भारत के भविष्य को डिफाइन करने वाला एक अनोखा प्रयास है। शुरुआती आकलन में कितने % की सेविंग हो पा रही है इसमें अगर देखें तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की? अब विश्वास हमारा और मजबूत होता जा रहा है कि इसके कारण लॉजिस्टिक सेक्टर में जो आज 13-14% खर्चा माना जाता है देश में होता है हमारे जीडीपी का, उसको सिंगल डिजिट में लाने का हमारा प्रयास है। दिखने लगा है कि संभव होगा और उसके कारण आज की अर्थव्यवस्था में ही लगभग अगर कैलकुलेट करें तो 10 लाख करोड़ रुपए सालाना बच सकते हैं। और अगर भारत के भविष्य को देखें और भारत की जो एक अपनी आगे की योजनाएं हैं, भारत की जो क्षमताएं हैं, तो आगे चल के लाखों करोड़ रुपए इसमें हर वर्ष बचेंगे। और जब 2047 में हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बने, एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, भारत में खुशहाली हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि ये पीएम गति शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होने जा रहा है। और फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है। सियाम के सितंबर डाटा के मुताबिक पैसेंजर्स व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में 92% यानी कि 92%, जबकि पैसेंजर्स कार की बिक्री की अगर बात की जाए तो 122% में बढ़त इसमें देखने को मिली है। सितंबर में 2 व्हीकल्स की कुल 17.4 लाख यूनिट रही, जिसमें फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर की उम्मीदों और चुनौतियों पर सियाम के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा, यानी कि विनोद अग्रवाल जी से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कमर्शियल व्हीकल में आउटलुक बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे एक तो रिप्लेसमेंट्स पिछले सालों में नहीं हुई थी, रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन या दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो उसके कारण से जो कंस्ट्रक्शन ट्रक्स है उनकी डिमांड में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और जैसा कि हम इस साल की इकॉनमी का आउटलुक हमारा है 7% ग्रोथ का, तो 7% अगर ग्रोथ होती है तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली इकॉनमी से जुड़ी हुई है, तो इसलिए अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। जब कीमत बढ़ती है, अगर कॉस्ट बढ़ती है गाड़ियों की, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ानी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो कंपनीज कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जब भी नॉर्म्स के ऊपर जो आएंगे नए नॉर्म्स, तो उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ती है, तो हर कंपनी जो है वो उसके ऊपर व्यू लेती है और हर कंपनी अपना डिसीजन लेती है कि कितना उनको प्राइस रखना चाहिए। और अब बात करेंगे प्याज की महंगाई की, जिसकी चिंता सरकार काफी ज्यादा सरकार को इसकी चिंता बढ़ गई है। दरअसल फेस्टिव सीजन और बेमौसम की बरसात ने एक हफ्ते में प्याज के दाम 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दिए हैं। प्याज की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। डिटेल लेते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, आगे कैसे रह सकते हैं दाम और सरकार क्या कदम उठा रही है इसको लेकर?
देखिए पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों के अंदर बेमौसम बारिश जो हुई है, जिसके चलते प्याज की फसल जो है वो खराब हुई है और प्याज के दाम जो है बढ़ने लगे हैं। अगर मैं लासलगांव की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर प्याज की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। जल्दी ये बढ़ोतरी आपको रिटेल प्राइसेस में भी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने इस साल 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक जो है वो बनाया था। अब सरकार इसको खुले बाजार में बेचने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये प्याज जो है राज्यों को 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है। अब तक नेफेड जो है करीब 27,000 टन प्याज जो है बाजार में बिक्री के लिए जो है बेच चुका है। तो इससे प्याज की कीमत जो है नहीं बढ़ेगी। त्योहारों के दौरान प्याज आपको जो है वो नहीं रुलाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और भारत के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। वहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। आम श्रद्धालु की भांति ही मुकेश अंबानी ने भी भगवान नारायण के दर्शन किए। बद्रीनाथ दर्शन के बाद वो केदारनाथ पहुंचे, जहां मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने केदारनाथ में दर्शन के बाद बाबा केदार की पूजा अर्चना भी की, तो वहीं उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ को दिए 2.5 करोड़ रुपए दान भी दिए हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो उस समय की है जब उद्योगपति मुकेश अंबानी केदारनाथ पहुंचे थे। एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे केजरीवाल सरकार की, जिस पर एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने दिल्ली में ठोस कचरे को निपटाने में सरकार की नाकामी के बाद यह एक्शन लिया। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में महंगी सार्वजनिक जगहों पर कचरे के ढेर लगे हैं और ये पर्यावरण आपातकाल की तरह है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि कूड़े के ढेर से मिथेन और दूसरी हानिकारक गैसें निकल रही हैं। 3 लैंडफिल गाजीपुर, भसवा और ओखला में करीब 80% कचरा पुराना है और इसे हटाने में सरकार फेल रही है। एनजीटी का कहना है कि सरकार ने नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाल दिया है। और अब बात पीएम मोदी की, जिन्होंने हिमाचल दौरे पर देश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल के ऊना के पास अंदौरा से नई दिल्ली चलेगी। इससे दिल्ली से ऊना का सफर 3 घंटे का हो जाएगा, 3 घंटे लगभग कम हो जाएगा। 412 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में अब ये पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क और साथ ही IIT ऊना समेत करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। और महिला टीम इंडिया 7वीं बार एशिया कप जीतने से बस एक कदम दूर है। महिला क्रिकेट टीम ने आज बांग्लादेश में हुए सेमीफाइनल में थाईलैंड पर शानदार जीत दर्ज की। भारत ने थाईलैंड को 149 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन थाईलैंड की टीम 9 विकेट गंवाकर महज 74 रनों पर सिमट गई। अब भारतीय टीम 15 अक्टूबर को फाइनल खेलेगी। इसमें भारत की टक्कर पाकिस्तान या श्रीलंका से होगी।